हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। साइंस की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने चैप्टर नंबर 3 यानी यांत्रिकी, जो चैप्टर हमने शुरू किया था यांत्रिकी, उसी को हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अब यहाँ पर उसके जो पार्ट लिया था पहले हमने बात की थी यहाँ पर गति यानी मोशन की हमने बात कर ली थी। उसके बाद में जो बात की थी हमने दूसरे भाग में, उस भाग में हमने बात की थी वहाँ पर एनर्जी यानी ऊर्जा की, है ना। तो वहाँ पर हमने ऊर्जा की बात की थी। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम यहाँ तीसरे पार्ट का। तो ये तीसरा पार्ट है यांत्रिकी का, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर बल की बात करेंगे और इसके जो विभिन्न आयाम हैं, बल आघूर्ण, उसकी भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बल और उससे संबंधित जो आघूर्ण है, बल का आघूर्ण, उससे संबंधित जो आयाम हैं उन पर हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, जहाँ तक इसकी बात है, इसकी परिभाषा को देखते हैं। इसके क्या कहते हैं? बल एक क्या है? सदिश राशि है जो कि किसी पिंड में त्वरण उत्पन्न करता है या फिर करने का प्रयास करता है। इस प्रकार बल उस पिंड के द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। कहने का मतलब यह है कि बल क्या है? एक ऐसा कारक होता है जो कि किसी पिंड में, यानी कोई पिंड ले लीजिए, उसमें क्या कर रहा है? वो त्वरण उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है अथवा उसमें त्वरण उत्पन्न कर रहा है। तो ये जो होता है, ये कारक ऐसा कारक है जो उस द्रव्यमान में क्या करेगा? त्वरण उत्पन्न करेगा या फिर त्वरण उत्पन्न करने का वो प्रयास करेगा। और वही द्रव्यमान का और त्वरण का जो गुणनफल होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? वही हमारा कहलाएगा बल। तो इस प्रकार से हम बल को क्या कह सकते हैं? द्रव्यमान और त्वरण का क्या होता है? ये मतलब क्या होता है? गुणनफल होता है ना। तो ये होता है बल हमारा, यानी बल बराबर F बराबर क्या होता है? द्रव्यमान m इंटू त्वरण यानी एक्सेलरेशन। और इस प्रकार से अगर बल की बात, द्रव्यमान की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। अगर हम बात करें त्वरण की मात्रक की, त्वरण मात्रक क्या होता है? त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। तो इस प्रकार से ये पूरा मात्रक जो बन जाता है वो बल का बन जाता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसकी जो मात्रक की बात की है तो देखिएगा, ये जो मात्रक है बल का, ऐसा ही मात्रक न्यूटन द्वारा है। ये न्यूटन ने दिया था, इसकी खोज न्यूटन ने की थी, अतः इसके मात्रक को न्यूटन भी कहते हैं। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि बल का जो ऐसा ही मात्रक है वो न्यूटन है ना। तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या हुआ? न्यूटन। और ये न्यूटन ने दिया था, इसलिए संपूर्ण जो इसका यानी किलोग्राम यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? कुल मिलाकर के हम इसको न्यूटन कहते हैं। तो ये इस प्रकार से हो जाता है ना। तो ये इस प्रकार से क्या हुआ? ये हुआ हमारा बल का मात्रक। तो बल का मात्रक क्या है? हमारा ऐसा ही मात्रक न्यूटन है ना। तो ये है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। अब देखिए, एक न्यूटन बराबर क्या होता है? 10 की घात 5 डाइन, है ना। तो एक न्यूटन बराबर किसके बराबर होता है? 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। कभी कभी ये जो क्वेश्चन में आ जाता है ना। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पर बलों का, जो बल है उनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द फोर्स क्या होता है उसको देखेंगे। बल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, एक होता है हमारा संपर्क बल और एक होता है असंपर्क बल, यानी जो कॉन्टैक्ट में आ जाता है, और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट में आने वाला बल। तो कॉन्टैक्ट में कौन से आ सकते हैं? जैसे घर्षण बल है, फ्रिक्शनल बल है ना। जो फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन, जैसे मान के चलिए ये रोड है ना। अब रोड पे कोई चीज़ मान के चलिए, ये पहिया चल रहा है, दौड़ रहा है, तो इसमें क्या होगा? इनके बीच में जो ये क्या बल है? फ्रिक्शन बल है, यानी घर्षण बल है। एक प्रकार से तो ये बल होता है संपर्क बल। दूसरा होता है अभिकेंद्रीय बल। अब अभिकेंद्रीय बल होता है सेंट्रीपेटल, यानी सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, जो हमारा ये एक प्रकार से हम सर्किल मानते हैं, और सर्किल के जो अंदर की ओर लगता है ना, जैसे हम घूम रहे हैं तो सर्किल के जो अंदर की ओर लगेगा वो कहलाता है हमारा अभिकेंद्रीय बल। इसके बाद ही और कौन सा होता है संपर्क बल में? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल कौन सा होता है? देखिए, जो बाहर की ओर लगता है, एक तो अंदर की ओर लगा, एक बाहर की ओर लगा। तो इस प्रकार से अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल और घर्षण बल, यानी ये फ्रिक्शनल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये तीन फोर्स हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? संपर्क बल के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए असंपर्क बल यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज कौन से होते हैं? देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो देखिएगा, एक पिंड यहाँ रखा है, एक पिंड यहाँ रखा है। मान लीजिए ये पृथ्वी है ना, ये अर्थ है, और इसके बाद में कोई पिंड ऊपर या नीचे की, जैसे मान के चलिए इसकी बराबर में है, तो ये क्या कर रहा है? इसकी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है ना। पृथ्वी क्या कर रही है? इसकी अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही है। तो इस प्रकार का जो बल है वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी दोनों के आकर्षण के से जो एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं, वही होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये हमने देखा। विद्युत चुंबकीय बल होता है, यानी जिसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर बल का जो कह सकते हैं कॉम्बिनेशन बनता है, उसको हम विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं।
एक होता है हमारा नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, जो हमारा नाभिकीय यानी कि जो अणु परमाणु जो होते हैं उसके नाभिक, उनके मध्य में जो लगा हुआ बल होता है उसको हम नाभिकीय बल कहते हैं। तो ये नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और साथ ही साथ जो है न्यूक्लियर फोर्स। तो ये 3 फोर्स जो होते हैं वो असंपर्क बल के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो ये हमने बात की किसमें, संपर्क बल में और असंपर्क बल में, दोनों में बात की। देखिए हमने, हम अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं क्या क्या होता है। घर्षण बल की अगर हम बात करें, देखिएगा घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। यह सदैव वस्तु की संभावित गति के क्या करता है, विरुद्ध कार्य करता है। जैसे मान के चलिए ये एक रोड है ना, ये रोड है, इस पर जो है एक मोटरसाइकिल का, ये मान के चलिए ये मोटरसाइकिल है या साइकिल जो भी बना दीजिए ऐसा करके, है ना, ये साइकिल चल रही है। अब ये किस ओर जाने का भैया, इधर जा रही है मान के चलिए। तो अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सदैव जो है वस्तु की संभावित गति, अब गति किसकी है, इस ओर है। अब जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, तो इस सड़क के बीच में और जो पहिए के बीच में है वो इस ओर लगेगा, इस ओर, यानी क्या करेगा, गति के विरुद्ध लगेगा। तो ये होता है नंबर 1। यह संपर्क पृष्ठों के अनुदिश होता है। संपर्क पृष्ठों के कैसा होता है, ये अनुदिश होता है, यानी जो संपर्क पृष्ठ होते हैं ना, संपर्क पृष्ठ मतलब जहाँ पर ये टच कर रहा है इसको संपर्क पृष्ठ बोलेंगे। तो इसके क्या होता है, उसके अनुदिश होता है, यानी जिस ओर दोनों ओर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की ओर क्या कर रहे हैं, ये अनुदिश, यानी उसके प्रति जो है दिशा में होता है ना। और क्या होता है, यह संपर्क पृष्ठों के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है, यानी जो संपर्क पृष्ठ होते हैं उनके क्षेत्र से क्या होता है, बिल्कुल स्वतंत्र होता है। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं हम, घर्षण बल जो है एकदम स्वतंत्र रूप से जो है दोनों जो मतलब संपर्क पृष्ठ हैं उनके क्षेत्रफल से दोनों रूप से जो है क्या होता है, वो स्वतंत्र होता है, पृष्ठ का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो स्वतंत्र होता है वहाँ पर। तो ये होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए घर्षण बल के प्रकार देखेंगे जो अलग अलग होते हैं, उसको देखेंगे यहाँ पर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, सबसे पहले बात करें स्थैतिक घर्षण बल की। तो स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है, स्टैटिक्स फ्रिक्शन। अब देखिएगा इसका क्या मसला है, इसको देखते हैं। इसकी अगर हम बात करें, इसकी विशेषता क्या है, स्थैतिक घर्षण बल का मान जो है सर्वाधिक होता है। अब स्थैतिक मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए पत्थर रखा हुआ है या कोई टुकड़ा या द्रव्यमान कुछ भी रखा हुआ है और ये जो है इसके ऊपर रखा हुआ है, ये पटला मान लीजिए, एक बोर्ड मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, इस पर रखा हुआ है। अब क्या कर रहा है, ये स्थिति को बताता है, मान के चलिए क्या बताता है, ये स्थैतिक घर्षण, यानी स्थिति को जो है अपने विरुद्ध क्या करेगा, यहाँ पर स्थिति के अनुसार जो है घर्षण उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पर यह बैठा रखा हुआ है, तो यहाँ क्या है, एक स्थिति दृढ़ स्थिति में रखा हुआ है, तो ये स्टैटिक है ना। क्या है, ये स्टैटिक है यानी स्थिर है यहाँ पर। तो हम ये कहेंगे। इसके बाद में क्या होता है, जब कोई वस्तु जो है स्थिर रूप से रखी होती है तो हम क्या कहेंगे, वहाँ पर स्थैतिक घर्षण बल होता है उसके दोनों के बीच में, तो ये होता है। इसके बाद में जब कोई चीज़ हमारी क्या होती है, सिलेंडर सरपी कर रही है, यानी क्या कर रही है, वो सरपी कर रही है, यानी घिसा, मतलब कहते ना सरका करके, यानी खिसकाना। तो खिसका रहे हैं, तो जब उसको खिसका रहे हैं तो उनके बीच में जो बल लगेगा उसे हम कहेंगे सरपी घर्षण बल, है ना। अगर वो स्थिर रखी हुई है, उसमें कोई मतलब ना तो खिसकाने का हम काम कर रहे हैं और ना ही जो है उसको लुढ़काने का काम कर रहे हैं, तो वो स्थिर है, तो हम कहेंगे उसको स्थैतिक घर्षण बल दोनों के बीच में लगा हुआ है ना। तो ये सरपी घर्षण क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को सिलेंडरिंग रूप से, यानी एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, खिसका रहे हैं, है ना, धकेल कर या खींच कर जो है उसको आगे पीछे करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं हम, एक प्रकार से क्या कर रहे हैं उन दोनों के बीच में क्या है, सर्पी घर्षण बल है ना। तो ये हुआ। अब हम बात करेंगे, देखिए सर्पी घर्षण बल, जैसे मांगे सरकारें इस ओर सरका रहे हैं, तो बल अगर हम इस ओर लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है बल इस ओर से लग रहा है तो इस ओर खिसकेगा, अगर इस ओर लगाने चाह रहे हैं तो इस ओर खिसकेगा, है ना। तो ये होता है हमारा सर्पी घर्षण बल। तो सर्पी घर्षण बल का मान क्या होता है, मध्यम रूप में होता है। स्थैतिक घर्षण की बात करें तो सबसे चीज़ जो है वो यहाँ पर होता है ना। सबसे सर्वाधिक जो घर्षण बल होता है किसके बीच में होता है, स्थैतिक घर्षण बल जो है सबसे ज़्यादा घर्षण बल इसी में होता है ना। इसके बाद में होता है लोटनिक यानी रोलिंग। जब हम किसी चीज़ को एक प्रकार से हमने देखा था यहाँ खिसका कर रहे हैं, है ना, उसको जो है खींच कर उसको धकेल कर जो है आगे पीछे करने का प्रयास कर रहे हैं। एक हमारा रोलिंग होता है लोटनिक, यानी लुढ़का करके, है ना, एक प्रकार से क्या कर रहे हैं हम, लुढ़का करके ले आ रहे हैं उसको। तो क्या होगा, वो जब लुढ़का के ले आ रहे हैं तो वो है उसका लोटनिक घर्षण बल यानी रोलिंग फ्रिक्शन। अब ये क्या होता है, देखिए लोटनिक जो घर्षण बल होता है इसका मान सबसे कम होता है। इसीलिए कोई चीज़ अगर हम मान के चलिए एक जो चीज़ है जिसे हम जो है किस रूप में ले आ रहे हैं, पहिए के रूप में, यानी एक प्रकार से जो है रोलिंग के रूप में लुढ़काते हुए ले आ रहे हैं। एक वस्तु को जो है हम खिसकाते हुए ले जा रहे हैं, उसको धकेल यानी खींचते हुए लेके जा रहे हैं। एक वस्तु जो है इस प्रकार से जो है वो स्थिर है ना, इसको बिल्कुल स्थिर है और उसको जो है मतलब हम जो है उस पर प्रयास कर रहे हैं बल लगाने का। तो इस प्रकार से हम कहेंगे जो सबसे आसान होगा, सबसे आसान तरीके से कहाँ से ले आएंगे हम, लोटनिक तरीके से, यानी लुढ़का करके जो है हम सबसे आसान तरीके से उसको वस्तु को ले जा सकते हैं। तो सबसे कम घर्षण बल जो है इसी के बीच में होता है
किसके, लोटनी घर्षण बल के, है ना। तो ये होता है, तो ये सर्पिल घर्षण हुआ, लोटनिक हुआ, और ये जो है स्थैतिक हुआ, है ना। जब स्थैतिक बल ज़्यादा होता है तो वो वस्तु जो है अपने उस स्थान से नहीं मतलब पुश नहीं हो पाती है, वो जो है उसमें जो है क्या नहीं हो पाता है, यानी जो है उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं हो पाता है ना। तो वो वहीं की वहीं रहती है, स्थिर रह जाती है ना। तो यहाँ होता है ये सब चीज़ें। अगर हम बात करें घर्षण बल के मान की बात, तो देखिएगा घर्षण बल का जो मान होता है सबसे ज़्यादा किस में होता है, स्थैतिक घर्षण बल में होता है। उससे जो है कम अगर बात करें तो उसके कम होता है सर्पिल घर्षण बल में, और सबसे जो है लोटनिक घर्षण बल में होता है। इसलिए जब हम कोई चीज़ सबसे ज़्यादा आसानी से जो कहाँ पर ले आएगी, क्योंकि जब से घर्षण बल जब दो दिशाओं में, दो चीज़ों के मध्य जब घर्षण बल सबसे कम होगा, तो उसमें जो है हम सबसे कम बल लगाकर जो है उस वस्तु को आसानी से इधर उधर ले जा सकते हैं। तो सबसे कम घर्षण बल जो है कहाँ होता है, लोटनिक घर्षण बल में होता है ना। तो ये हमने देखा। अब हम आगे बात करेंगे, यहाँ पर आगे हम बात करेंगे। देखिए इसके आगे क्या है, इसको देखते हैं। अब आता है हमारा अभिकेंद्रीय बल, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी जो अंदर की ओर लगता है। जैसे मान के चलिए ये है हमारा ये एक सेंटर है, कोई पॉइंट है, और इसके चारों तरफ हमने जो है एक सर्किल बना दिया, है ना। अब इसमें दो तरीके से बल लगेंगे। जैसे मान के चलिए ये हमने एक रस्सी बना दी है, और यहाँ पर जो है क्या कर रहे हैं, हम एक बड़ा टुकड़ा इसमें बांध दिया। इस तरह से हम इसको घुमा रहे हैं चारों तरफ, है ना, इस तरह से घुमा रहे हैं। तो जब घुमा रहे हैं तो आप देखिएगा इसमें जो है यहाँ से जब हमने एक रस्सी लिया और यहाँ से एक हमने उंगली से जो है पकड़ के इसको घुमा रहे हैं इस तरह से, तो क्या हो रहा है यहाँ पर ये हो रहा है, एक बल तो अंदर की ओर कार्य कर रहा है और एक बल जो है वो बाहर की ओर कार्य कर रहा है। तो जो अंदर की ओर कार्य कर रहा है उसे कहते हैं हम सेंट्रीपेटल, यानी अभिकेंद्रीय, यानी केंद्र की ओर, है ना। तो ये जो होगा हमारा कौन सा होगा, सेंट्रीपेटल होगा, यानी अभिकेंद्रीय बल कौन सा होगा, अंदर की ओर। और जो बाहर की ओर लग रहा है उसको हम कहेंगे अपकेंद्रीय बल, यानी सेंट्रीफ्यूगल बल। तो वो होता है। तो अब बात करें हम पहले अभिकेंद्रीय बल की, तो इसका क्या होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा यह बल केंद्र की ओर लगता है, जबकि इसका परिमाण जो होता है वो नियत रहता है। जैसे इसने बताया कि अंदर की ओर लगेगा, हमने अभी बताया। इसके बाद में क्या होता है, इस बल के कारण ही वृत्तीय गति संभव हो पाती है। यानी वृत्तीय गति कब संभव होगी, इसके कारण ही होती है, क्योंकि अंदर को जो बल लगता है ना, इसी के कारण जो है संभव हो पाती है हमारी क्या, वृत्तीय गति। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, ये बाहर को भाग जाएगा, ये जो पत्थर है बाहर को भाग जाएगा, और ये जो है फिर वृत्तीय गति में नहीं हो जाएगा, फिर ये क्या चला जाएगा, फ्री हो जाएगा, है ना। गति संभव होगी नहीं। जैसे आपने देखा अगर यहाँ से रस्सी तोड़ दी जाए तो क्या होगा, ये वृत्तीय गति में घूमेगा क्या, नहीं, ये सीधा पत्थर जो है एक लंबी दिशा तय करेगा और जो है अनंत की ओर चल पड़ेगा, है ना। तो ये होता है। तो वृत्तीय गति किसके द्वारा संभव हो पाती है, अभिकेंद्रीय बल के द्वारा, है ना। तो ये होता है। इसके बाद में उसके उदाहरण की अगर हम बात करें, उदाहरण देखें कौन से हैं, तो किसी वाहन का मोड़ पर संतुलन बनाने के रखने के लिए जो है घर्षण बल अभिकेंद्रीय बल से अधिक होना आवश्यक है ना। तो बात यह है जब हम जैसे मान के चलिए ये रोड है ना, ये हमने क्या बनाया, ये रोड बनाया, है ना। ये हमने एक प्रकार से रोड बनाया इस तरीके से। ये अब हम यहाँ चल रहे हैं, ऐसे साइकिल चल रही है हमारी इस प्रकार से। अब हम यहाँ को जो है मुड़ना चाहते हैं, है ना, मुड़ना चाहते हैं। तो अब क्या करें, यहाँ पर किसी वाहन को मोड़ पर संतुलन बनाए रखने के लिए घर्षण बल, इनके बीच में घर्षण बल जो है अभिकेंद्रीय बल से अधिक होना चाहिए। यानी अगर घर्षण बल जो है यहाँ पर जब हम मुड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अभिकेंद्रीय तो होना ही होना है, लेकिन जो है वहाँ पर जब घर्षण की बात आती है ना, तो घर्षण वहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए। अगर वहाँ पर घर्षण कम रह गया ना तो क्या होगा, वो वहाँ पर फिसल जाएगा। आपने देखा होगा जब जो है ऊपर मान लीजिए आप तेज़ी से जा रहे हैं और तेज़ी के बाद में तुरंत आपने जो है गाड़ी मोड़ दी, अपनी बाइक मोड़ दी, तो वहाँ पर क्या होता है, अगर उसके बीच में दोनों यानी जो टायर है आपका और जो सड़क है उसके बीच में अगर संपर्क जो बल है यानी घर्षण बल जो है अगर वो कम हो गया ना, तो वो क्या होगा, फिसल जाएगी गाड़ी और तेज़ी से वो गिर जाएगी। इसमें क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल का तो होना जरूरी है, लेकिन क्या होता है उसका मान जो है घर्षण बल से कम होना होता है। यानी कह सकते हैं घर्षण बल जो है यहाँ पर अधिक होता है, तभी जो है ये ऐसा संभव हो पाता है, अन्यथा वो नहीं मुड़ पाएगा। तो ये उसका उदाहरण हुआ। इसके बाद में आपने देखा होगा कीचड़ पर चलते वाहन द्वारा कणों को ऊपर फेंकना। जब ये आपका रोड पर जो है क्या कर रहा है, वाहन चल रहा है ना, अभी चल रहा है आगे को इस ओर, है ना, तो क्या करता है जब चल रहा है तो ये क्या करता है, मिट्टी फेंकता है पीछे को, है ना, ऐसे करके। तो ये क्या कर रहा है, कीचड़ पर चलते वाहन द्वारा कणों को ऊपर फेंकना जो है अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। तो ये भी अभिकेंद्रीय बल और वृत्तीय त्रिज्या में विपरीत संबंध होता है। कहने मतलब ये है कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है ना, जितनी बढ़ेगी उसका जो है अभिकेंद्रीय बल क्या होगा, उतना ही क्या होगा, कम होता चला जाएगा, है ना। तो ये है। तो ये हमने देखा अभिकेंद्रीय बल के बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके बारे में देखेंगे। इसके बारे में हमने बताया, जैसे मान चलिए ये क्या है, ये हमने बताया था ना, अभी सेंटर है, तो एक बल तो बाहर की ओर काम करता है, जो अब बाहर की ओर काम करता है वही होता है हमारा कौन सा बल,
अब केंद्रीय बल, इसमें क्या होता है, देखिए यह बल केंद्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है, क्योंकि देखिए केंद्र तो यह है, इसके विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, हमने बताया। जबकि परिमाण कैसा होता है, अनियत होता है ना। वहाँ हमने देखा था कि जो ये बल है वो किस ओर काम कर रहा था, वहाँ हमने देखा था ना, वहाँ हमने देखा था वो जो बाहर की अंदर की ओर काम कर रहा था, अभी देखा था ना हमने। यहाँ पर क्या कर रहा है, अंदर की ओर काम कर रहा है, केंद्र की ओर, है ना। और यहाँ पर क्या कर रहा है, बाहर की ओर काम कर रहा है ना। जबकि इसका जो परिमाण होता है ना, परिमाण कैसा होता है, वो अनियत होता है नहीं। परिमाण कैसा होता है इसका, अनियत होता है, और वहाँ पर हमने देखा था नियत होता है। तो ये चीज़ें थी। इसके साथ ही साथ हमने और क्या देखा, और देखेंगे इसमें और क्या होता है। इस बल के कारण जो है अभिकेंद्रीय बल के विपरीत प्रतिक्रिया यानी आभासी बल भी वृत्तीय गति का संभव हो पाती है। देखिएगा, जब हम बात करते हैं ना वृत्तीय गति, तो वृत्तीय गति का केवल ये नहीं है कि जो अभिकेंद्रीय बल के कारण संभव हो पाती है, अपकेंद्रीय बल का भी होना बहुत जरूरी है ना। अगर मान के चलिए अपकेंद्रीय बल नहीं होगा तभी तो वृत्तीय गति नहीं होगी। क्योंकि अगर हमारे अभिकेंद्रीय बल ज़्यादा हो गया तो ये केंद्र की ओर गिर जाएगा आकर के, है ना। तो ये हो जाएगा। तो अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय दोनों बलों का जो है होना आवश्यक है, किसमें, वृत्तीय गति में, है ना। तो ये है। इसके बाद और क्या होता है, जड़त्व के गुण के कारण भी इसकी जो है उत्पत्ति होती है। इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है किसके कारण मानी जाती है, जड़त्व के गुण के कारण। इसकी अगर हम बात करें, इसमें जो है बात करते हैं इसके प्रयोग या उदाहरण के लिए, तो देखते हैं वॉशिंग मशीन द्वारा जो है कपड़ों का धुलना क्या कार्य करता है, ये अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। जैसे आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन है ना, कुछ इस तरह से बना दी हमने वॉशिंग मशीन, और आपने देखा होगा नीचे जो वॉशिंग मशीन के जो चक्र होता है वो लगा रहता है, जो क्या करता है, कपड़ों को क्या करता है, ये घूमता है तो कपड़ों को क्या करता है, बाहर फेंकता है ना। बाहर मतलब अब केंद्र की ओर फेंकता है, बाहर करता है। अब ये क्या करता है, ये जो आपका बॉर्डर, ये जो आपके चारों से बनी हुई ना प्लास्टिक बॉडी, ये क्या करती है, कपड़ों को फिर यहाँ पर बाहर नहीं जाने देती है, यहाँ पर अंदर कर देती है। तो इस तरह का ये बाहर कर रही है, ये अंदर कर रही है, इस तरह से जो है इसमें संघर्ष होता है। और यही जो है एक प्रकार से वॉशिंग मशीन यानी कपड़े धुलने का जो कार्य होता है वो इस प्रकार से होता है। अब बात करेंगे यहाँ पर अपकेंद्रीय बल और वृत्तीय त्रिज्या में सीधा संबंध होता है। अपकेंद्रीय बल और वृत्तीय की त्रिज्या में कैसा होता है, सीधा संबंध होता है। वहाँ हमने देखा था उल्टा होता है, यहाँ पर क्या होता है, सीधा होता है। यानी अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो अपकेंद्रीय बल भी क्या होगा, बढ़ेगा। और हमने वहाँ पर देखा त्रिज्या बढ़ेगी तो अभिकेंद्रीय बल क्या होगा, कम होगा, है ना। तो वो हमने देखा था उसमें उल्टा होता है, इसमें जो है सीधा होता है, ये होता है। आगे बात करेंगे हम, अब बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल की। गुरुत्वाकर्षण बल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल जो है दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल का जो समानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। जैसे ये दो पिंड हैं, है ना, अब दो पिंडों के बीच में जो लगने वाला बल है आकर्षण बल। कौन सा बल, आकर्षण बल। यानी ये अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है और ये जो है अपनी ओर खींचने कर रहा है। तो इस प्रकार से जो आकर्षण बल है वही हमारा कहता है गुरुत्वाकर्षण बल। अब इसमें क्या होता है, देखिएगा, ये कह रहे हैं कि जब दो गुरुत्वाकर्षण बल जो है दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल का क्या होता है, समान, मतलब क्या होता है, उसी अनुपात में बढ़ता है। कैसे, जैसे मान के चलिए ये यानी अनुक्रम अनुपाती होता है। कैसे होता है वो देखते हैं। जैसे मान के चलिए ये अभी पिंड है, अगर ये इसका जो है द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और इसका जो है 10 किलोग्राम है ना, तो जब इसमें दोनों में मतलब कह सकते हैं, जब दोनों में जो एक प्रकार से जो गुरुत्वाकर्षण बल है, तो जो भी इसका मान लीजिए 5 न्यूटन का जो है बल लग रहा है। कितने का, 5 न्यूटन का। अगर मान के चलिए इसका द्रव्यमान बढ़ा करके हमने 15 kg कर दिया और इसका मान भी जो है बढ़ा करके हमने 15 kg कर दिया, तो अब जो है इसका मान जो है क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा 15 न्यूटन से। कह रहे हैं कि द्रव्यमान बढ़ने पर जो है क्या होता है, उनका जो मतलब कह सकते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका मान भी बढ़ता है ना। तो कह सकते हैं द्रव्यमान जो है उसकी क्या होता है, द्रव्यमान मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है द्रव्यमान के जो है क्या होता है उसके आधार पर ही बढ़ता है। यानी द्रव्यमान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं, है ना। दूसरा और क्या है, जबकि पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हो गया, यानी जैसे जैसे जो है हमारे दो बीच के पिंड की दूरी जो है बढ़ती चली जाएगी तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम होता चला जाएगा। जैसे मान के चलिए दो ये हैं, एक पिंड ये है, दूसरा ये है, एक ये है और दूसरा ये है। पहले इसकी 5 मीटर दूरी थी, अब जो है 5 मीटर से बढ़कर 10 मीटर हो गई है। तो अब जो इसके पहला गुरुत्वाकर्षण मान के चलिए वो कितना लग रहा था, मान लीजिए बल जो है वो कितना लग रहा है, जो कुछ भी मान लीजिए 5 न्यूटन का बल लग रहा है, मान के चलिए कितने का, 5 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 से ज़्यादा होगा, वो 5, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, जो भी है उसी आधार पर जो है ये बढ़ता है। यानी द्रव्यमान कम हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि दूरी बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब दूरी बढ़ती है तो जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होता है, कम होता चला जाता है। और अगर दूरी बढ़ रही कम हो रही है तो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, और दूरी बढ़ रही है तो क्या होगा, कम होता चला जाएगा। इस तरह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कार्य करते हैं दोनों के बीच में, है ना। तो ये होता है।
गुरुत्वाकर्षण बल जो है सदैव आकर्षित प्रकृति का होता है। तो ये हमने बात की है ना। अब हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्या है देखिएगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसकी बात करेंगे हम। जी से इसको इंडिकेट करते हैं, बड़ी जी से। देखते हैं ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक पिंड में गुरुत्वाकर्षण बल का विद्यमान रहता है, जो कि समय, ताप या प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि नियत रहता है। यानी कह रहे हैं कि जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ना, जी, वो हमेशा क्या रहता है, वो नियत रहता है, और वो किसी भी समय पर, ताप पर या फिर प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि नियत रहता है। इसे हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसे हम जी से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। बस ये बात मान के चलिए आप, है ना। इसके बारे में हम थोड़ा सा अगली बात करेंगे। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण क्या है इसको देखेंगे। पृथ्वी ऊर्ध्वाधर गतिमान पिंड के साथ गुरुत्वाकर्षण बल का जो संयोजन करती है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण जी कहते हैं। इसका मान क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के हिसाब से होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मतलब क्या है आप देखेंगे तो देखिएगा, मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है। ये हमने पृथ्वी का ऊपरी सतह बना दी है ना, एक ऊपरी सतह बना दी यहाँ पर। अब जैसे जैसे हम बात करें ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर या नीचे कुछ भी हो सकता है भाई, ऊपर या नीचे। ऊर्ध्वाधर का मतलब यही हो गया ना, तो ये लंबवत है ना। तो जब हम बात करते हैं पृथ्वी ऊर्ध्वाधर गतिमान पिंड के साथ, अब जो गतिमान पिंड है तो उसके साथ में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का जो है संयोजन करती है। कैसे करती है, क्योंकि जैसे हम जो है हम बात करेंगे यहाँ पर, जिसे हम जो है गुरुत्वीय त्वरण जी कहते हैं, इसका मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होता है। ये गुरुत्वीय त्वरण का मान है ना। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की त्रिज्या और घूर्णन स्थिति के अनुसार जो है परिवर्तित होता रहता है ना। ये हम देखेंगे कैसे होता है। देखिएगा, पृथ्वी की त्रिज्या के साथ जो है गुरुत्वीय त्वरण का जो है जी का मान क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। नंबर एक बात क्या होती है, देखिएगा इसमें, जैसे हमारी जो पृथ्वी है ना, अगर पृथ्वी की त्रिज्या जो है मान लीजिए वो 10 मीटर है ना, और बढ़ करके अगर मान के चलिए इसमें क्या होता है, बढ़ करके जो है क्या, इसमें क्या है उल्टा कुछ भी मान लो, अगर बढ़ करके ये जो है 10 की बजाय 15 हो गई तो बढ़ी नहीं बढ़ी, 10 से 15 हो गई। तो कह रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण का जी का मान जो है उसमें क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। विपरीत मतलब ये होता है, ये बढ़ेगी तो गुरुत्वीय मान कैसा होगा, वो कम हो जाएगा। कैसा होगा उसका, गुरुत्वीय त्वरण कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहने मतलब ये है कि जब हम कोई चीज़ यहाँ से अपने केंद्र से इसकी जो त्रिज्या है बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे हम जो है ऊपर जाएंगे पृथ्वी के, वैसे वैसे जो है क्या होता चला जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो कम होता चला जाएगा, है ना। तो दूरी बढ़ रही है ना, तो दूरी बढ़ रही है तो ये जो गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। अब हम इसका उल्टा करते हैं। अगर हमारे पास में जो है ये त्रिज्या जो है वो कम होती चली जा रही है, मान लीजिए ये ऊपर से पहले कोई पिंड यहाँ था, अब ये यहाँ नीचे की ओर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, त्रिज्या इसकी कम होती चली जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी त्रिज्या जितनी कम होगी जो है उसका उल्टा हो जाएगा। भाई त्रिज्या कम होगी तो गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण है वो क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये होता है गुरुत्वीय त्वरण, यानी पृथ्वी की त्रिज्या के साथ जो है उसका उल्टा संबंध होता है। यानी अगर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ेगी, अगर उसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है, तो गुरुत्वीय त्वरण जो है उसका मान कम होता है, और गुरुत्वीय त्वरण यानी त्रिज्या उसकी जो है कम होती है तो गुरुत्वीय मान जो है वो बढ़ता है। ये बात हो गई। इसके साथ ही साथ देखेंगे अगला क्या है, पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ जो है गुरुत्वीय त्वरण का विपरीत संबंध होता है। यानी जो घूर्णन गति होती है, जो हमारी पृथ्वी घूमती है ना, तो घूर्णन गति अगर कर रही है तो हमारी जितनी तेज़ी से करेगी ना, उसका उतना ही जो है क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण जो है कम होता चला जाएगा। कहने मतलब है कि गुरुत्वीय त्वरण और जो है उसकी घूर्णन गति में उल्टा संबंध होता है। तो अगर जितनी तेज़ घूमेगी तो वो जो है उसका गुरुत्वीय त्वरण भी उतना जो है कम होता चला जाएगा। तो दोनों में कैसा संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है ना। तो ये हमने देख लिया। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें निर्वात की, वैक्यूम की, तो वैक्यूम में गुरुत्वीय त्वरण और पिंड के द्रव्यमान के बीच कोई संबंध नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, जो वैक्यूम की बात करते हैं तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण और पिंड के द्रव्यमान के बीच कोई संबंध नहीं होता है, यानी स्वतंत्र रूप से वो गिरते हैं। क्योंकि जब उसमें गुरुत्वीय त्वरण, इसमें मान के जो वैक्यूम है तो वहाँ पर जो है वैक्यूम में जब हम बात करते हैं तो वहाँ गुरुत्वीय त्वरण जो है और पिंड के बीच में कोई संबंध नहीं होता है, वो फ्रीली यानी स्वतंत्र रूप से वो गिरते हैं, है ना। तो ये हमने देखा, इसके बारे में बात की हमने। इसके बाद में अगर बात करते हैं वायुमंडल की, वायुमंडल में देखिए ये तो हमने वैक्यूम कर दिया, यहाँ पर निर्वात कर दिया, ये निर्वात है, निर्मात नहीं है, निर्वात है ये। तो जब हम वैक्यूम कर देते हैं तो वैक्यूम करने के बाद में क्या होता है, सब का जो पिंड है वो किसी भी पिंड में किसी भी द्रव्यमान का हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। एक मान के चलिए हम एक एग्जांपल देते हैं, यहाँ पर कोई 3 पिंड है ना, इसका वजन 1 किलोग्राम, इसका 2 किलोग्राम, इसका 3 किलोग्राम, और इन दोनों के इसको जो है यहाँ पर फेंका जा रहा है पृथ्वी के तल पर। अब क्या हो रहा है, ये निर्वात की स्थिति है, मान लो क्या है, यहाँ निर्वात है, कोई वायुमंडल नहीं है।
अगर हमको इसको एक साथ छोड़ते हैं तो ये पृथ्वी पर आकर जो है एक साथ ही गिरेंगी। तो ये क्या होती है स्थिति, इसे कहते हैं हम जो है निर्वात की स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण जो है और पिंड के द्रव्यमान के बीच कोई संबंध नहीं होता है और वे स्वतंत्र रूप से गिरती हैं, है ना, स्वतंत्र रूप से गिरेंगी। जब स्वतंत्र रूप से गिरेंगी तो इसका मतलब क्या है, वो तीनों एक साथ ही जब छूटी हैं तो एक साथ ही वो ज़मीन पर आकर के गिर जाएंगी। अगर हम वही उल्टा कर दें इसको, यहाँ पर निर्वात की बजाय हम वायुमंडल दे दें तो वायुमंडल अगर हो इसका बीच में तो क्या होगा, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। तो इसका जो है जैसे जैसे इसका द्रव्यमान बढ़ता चला जाता है ना, उसका जो है द्रव्यमान के साथ में क्या होता है, उसका द्रव्यमान जो बढ़ेगा तो जैसे जैसे बढ़ेगा उसका गुरुत्वीय त्वरण भी उसी आकार में जो है बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार तीनों वस्तुएं एक साथ छोड़ने पर जो है क्या होगा, भारी वस्तु उसके सबसे पहले, उसके बाद मिडिल वाली और सबसे हल्की वाली जो है सबसे बाद में आएगी। तो इस तरह से होता है। जब वायुमंडल में करते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण और पिंड के द्रव्यमान के बीच सीधा संबंध होता है। सीधा मतलब जैसे जैसे गुरुत्व जो है द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे ही वैसे जो है उसका गुरुत्वीय त्वरण भी बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो ये होता है। इसके बाद क्या होता है, देखिए पृथ्वी के केंद्र पर अगर हम बात करें, देखिएगा क्या बताते हैं यहाँ, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण कैसा होता है, शून्य होता है। जब हम बात करते हैं, ये हमने पृथ्वी बना ली है ना, पृथ्वी के अगर हम बात करते हैं ये केंद्र है, सेंटर है, तो पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण शून्य यानी जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं धरातल पर तो इससे नीचे जाने पर भी जो है क्या हो रहा है, जब हम बात करते हैं ना धरातल पर बैठे हैं तो धरातल पर अगर मान के चलिए इसका जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 9.8 मीटर है ना, प्रति सेकंड के हिसाब से मीटर। तो अगर हम उस तरह से लगा हुआ है तो अगर हम इसके नीचे जा रहे हैं तब भी जो है इसका क्या हो रहा है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता चला जा रहा है। इसके साथ ही हम जब देखते हैं ये जो है ऊपर जा रहा है तब भी जो है इसका क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता चला जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे इसकी इसी त्रिज्या बढ़ेगी तो वैसे भी जो है उसका जो है मान जो है क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, है ना। तो ये भी बात है। तो हम धरातल की अगर हम बात करें, धरातल से ऊपर जाने या नीचे जाने पर जो है उसका गुरुत्वीय त्वरण कैसा होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। तो ये भी बात थोड़ा सा ध्यान रखने की है ना। इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। ध्यान रखिए, यानी पृथ्वी की सतह से चाहे ऊपर जाएँ और चाहे नीचे जाएँ तो लगातार जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, वो घटता जाता है। तो ये हमने देखा, तो ये चीज़ होती है इसमें, है ना। तो ये हमने देख लिया है। आगे और भी चीज़ें हैं, इसमें हम क्या क्या समझेंगे, इसमें थोड़ा क्वेश्चन जब देखेंगे और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या क्या होता है क्या नहीं होता है ना। तो अगर हम बात करें, देखिएगा भार क्या होता है उसको समझेंगे थोड़ा सा। भार के बारे में हम बात करेंगे, भार क्या होता है, वेट क्या होता है। यानी किसी पिंड के को पृथ्वी जिस बल यानी गुरुत्वीय बल, जो उसका गुरुत्वीय बल है ना, तो अपनी ओर खींचती है, उसे ही उस पिंड का क्या कहते हैं, भार कहते हैं। जैसे मान के चलिए ये पृथ्वी है ना, और ये पिंड है ऊपर, है ना। तो ये हम जो है किस ओर जिस बल से यानी गुरुत्वीय बल से वो अपनी ओर खींच रही है वही उसका क्या है, भार है। तो हम ये कह सकते हैं भार क्या है, यानी उसका गुरुत्वीय जो बल है वही उसके जो है इंडिकेट करता है भार को, है ना। तो ये क्या है, अच्छा इसमें क्या होता है, यह द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। अब जितना भी गुरुत्वीय त्वरण है, जितना भी गुरुत्वीय त्वरण होता है ना हमारा, तो गुरुत्वीय त्वरण जो है जितना भी लग रहा है उसका और द्रव्यमान के गुणनफल को क्या कहते हैं, हम भार कहते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास में कोई द्रव्यमान है, कोई द्रव्यमान की जो वस्तु है 1 किलोग्राम हो, 2 किलोग्राम हो, और इस पर जो है किसी प्रकार का गुरुत्वीय त्वरण जो लग रहा है उसका जो क्या होगा, उसका गुणनफल ही क्या होगा, वो क्या होगा, भार कहलाएगा, है ना। तो भार क्या है, अगर मान के चलिए 10 किलोग्राम है इसका, है ना, 10 किलोग्राम क्या है, मास यानी द्रव्यमान है उसका। और इसके अगर हम बात करें, इसका जो जी है यानी गुरुत्वीय त्वरण जो है वो मान लीजिए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के हिसाब से लग रहा है ना। तो इसका जो भार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 किलोग्राम इंटू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा पूरा कुल मिला करके। तो इसे हम क्या कहेंगे, भार, ये हो गया भार। अब ये कह रहे हैं कि ये जो इसका क्या होता है, गुणनफल होता है, यानी इसका गुरुत्वीय त्वरण का और द्रव्यमान का। अगर मान के चलिए ये द्रव्यमान तो वही रहे, अगर हम इसको जो है 9.8 मीटर यानी जो गुरुत्वीय त्वरण है इसको घटा करके 0 कर दें तो क्या हो जाएगा, 0, 10 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा, 0। तो भार क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास में गुरुत्वीय त्वरण यानी उसमें गुरुत्वीय त्वरण यानी बल नहीं है, गुरुत्वीय बल नहीं है, तो जैसे जैसे गुरुत्वीय बल कम होता जाता है यानी जैसे जैसे गुरुत्वीय त्वरण कम होता जाता है वैसे जो है वस्तु का भार भी कम होता चला जाएगा। इसीलिए जैसे मान के चलिए चंद्रमा की अगर हम बात करें, चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो हमारे उसका जो है कितना है, 1/6 भाग है। कितना, पृथ्वी का 1/6 भाग है। इसीलिए अगर कोई द्रव्य जो अगर बात करते हैं भार की, जो हमारे पास में 60 किलोग्राम का भार का कोई वस्तु कुल मिलाकर के हो रही है तो उसका जो भार है पृथ्वी पर कितना है, 60 किलोग्राम। तो चंद्रमा पर कितना रह जाएगा, 1/6 रह जाएगा उसका, है ना, 1/6
6। तो इस तरह से हम बात करते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं हमारे पास में, है ना। तो ये हम देखते हैं। तो इस तरह से जो है जैसे जैसे जो है मान के चलिए गुरुत्वीय त्वरण कम होता चला जाता है, उसका जो है भार भी कम होता चला जाएगा, और गुरुत्वीय त्वरण जैसे जैसे बढ़ता है तो उसका भार भी बढ़ता चला जाता है। तो ये सब स्थिति होती है भार की, है ना। तो ये है। आगे हम बात करेंगे अब देखेंगे भार की स्थिति क्या होती है, पिंड की जो लिफ्ट में क्या होता है उसको देखेंगे एक बार, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। देखिएगा, जब कोई लिफ्ट समान वेग का मतलब क्या हो गया, उसमें त्वरण नहीं है। भाई समान वेग का क्या मतलब है, यानी एक समान वेग से चल रही है ना। समान वेग का क्या मतलब है, उसमें कोई वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी अगर मान के चलिए ये 5 किलोमीटर है पहले सेकंड में, दूसरे में भी 5 है, तीसरे में भी 5 है, यहाँ 5 ले लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, समान वेग का मतलब है उसका त्वरण क्या है, शून्य है। त्वरण शून्य क्यों है, क्योंकि वेग तो वो मतलब वेग तो है उसमें, लेकिन क्या है उसमें वेग में परिवर्तन नहीं है। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। अगर यहाँ 5 है यहाँ 6 होता तब तो हम कहते हैं कि वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब त्वरण है। लेकिन यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर त्वरण शून्य है। तो वेग तो है समान वेग, लेकिन वहाँ पर क्या है, शून्य त्वरण, यानी इसका मतलब क्या होता है, शून्य त्वरण हुआ। जब कोई लिफ्ट समान वेग से जा रही है उसमें तो फिर क्या होगा, शून्य त्वरण हो जाएगा। तो से ऊपर या नीचे गमन करती है तो व्यक्ति को अपने भार में परिवर्तन का आभास नहीं होता है ना। जब कैसा, समान वेग से चल रही हो। अब मान के चलिए समान वेग से चल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें शून्य त्वरण है। अगर वही लिफ्ट जो है अगर असमान वेग का मतलब वही हो गया, जैसे 5 की बजाय वो अगले सेकंड में 6 में चली, अगले सेकंड में फिर नेक्स्ट में वो इसका जो वेग है वो बढ़ करके 7 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो अगर इस तरह से चलती है तो उसमें क्या हो रहा है, इसका मतलब वेग परिवर्तन हो रहा है। पहले 5 था, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें जो है त्वरण उत्पन्न हो गया। यानी वो कैसी गति है, अब त्वरित गति है। अब त्वरित गति से जो है ऊपर या नीचे गमन करती है लिफ्ट, तो व्यक्ति को क्या होता है, भार क्या होता है, व्यक्ति को क्रम से भार अधिक और कम जो है भार का आभास होता है। तो अगर वो ऊपर जाएगा तो भार कैसा लगेगा, उसको ज़्यादा लगेगा, और वो नीचे आएगा तो भार कैसा लगेगा, उसको कम लगेगा। आपने देखा होगा जब लिफ्ट अगर समान वेग से चल रही है तो क्या स्थिति होती है, और जब जो है लिफ्ट में क्या होता है, पहले हल्की हल्की चलती है, उसके बाद फिर तेज़ होती है, तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं भार जो आपको भारी लगता है, और जैसे जैसे नीचे आते हैं भार आपको हल्का लगता है। तो ये क्या है, पिंड, ये कोई पिंड है और लिफ्ट में उसका जो है स्थिति को दर्शाता है, ये चीज़ है ना, ये होता है। इसके बाद में हम देखेंगे, यदि ऊपर या नीचे जाती लिफ्ट की डोरी टूट जाए, यानी कोई लिफ्ट है और ऊपर या नीचे जा रही है, तो उसकी अगर डोरी टूट जाती है तो क्या होता है, लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक या बराबर हो जाता है। यानी उसका जो लिफ्ट का त्वरण है या तो गुरुत्वीय त्वरण से ज़्यादा हो जाएगा या फिर उसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति को जो है भारहीनता का अनुभव होगा। यानी उसको लगेगा अब हमारे पास में भार नहीं है, यानी वो बिल्कुल भारहीन हो गया है, और लिफ्ट की छत से जो है वो जा मिलेगा, है ना। वो व्यक्ति किससे मिल जाएगा, फिर लिफ्ट की छत से जो टकरा जाएगा, है ना, इस तरह से हो जाएगा। तो ये क्या है, एक स्वतंत्र रूप से, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से जब गिरता है तो उसमें क्या होता है, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से स्वतंत्र रूप से वो गिरेगा। और जब ऐसा होता है तो उसका क्या होता है, वो अपना टकरा जाएगा सर उसका सीधा किससे, लिफ्ट की छत से। तो ये होता है, इसका हम कहते हैं भारहीनता का अनुभव होना। तो ये होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिएगा विद्युत चुंबकीय बल के बारे में आगे बढ़ेंगे और समझेंगे इसको क्या है। विद्युत चुंबकीय बल की अगर हम बात करें, देखिए विद्युत चुंबकीय बल 2 प्रकार के होते हैं, दो बलों से मिलकर बना है, किससे, विद्युत क्षेत्र से और चुंबकीय बलों से, है ना। यानी विद्युत क्षेत्र है वहाँ पर, और साथ ही साथ जो है उसमें क्या है, चुंबकीय बल है, यानी खिंचाव का बल है उसके अंदर, है ना। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय बलों के जो संयोजन होता है उसके प्रभाव को ही कहते हैं क्या, विद्युत चुंबकीय बल। और इसको विद्युत संपर्क असंपर्क प्रकृति का होता है। कैसा होता है, असंपर्क होता है ना। यानी हम कह सकते हैं जो है संपर्क तो नहीं होता, लेकिन कैसा होता है, असंपर्क होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, शक्ति काफ़ी शक्तिशाली होता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये होता है। अब इसमें क्या होता है, विद्युत चुंबकीय बल जो होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से, स्थिर वैद्युत बल और चुंबकीय बल, 2 रूप में इसको माना जाता है। इसको हम समझेंगे क्या है। देखिएगा, अगर हम बात करें स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, तो इसको देखने से पता चलेगा, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। अब जो 2 बिंदु हैं, है ना, बिंदु आवेश, कोई भी स्थिर बिंदु है ना, ऐसे मान चलिए ये है, तो 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, अब इनके आवेश ये आवेश हैं, तो इनके मध्य जो बल लग रहा है ना, वो क्या कहलाएगा, हमारा वही बल कहलाएगा स्थिर वैद्युत बल। अब इसके क्या होता है, आवेश प्रकृति जो है समान होने पर प्रतिकर्षी होती है। यानी क्या होता है, यानी अगर वो समान प्रकृति के हैं, समान प्रकृति के हैं तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, फिर मतलब क्या करते हैं, हटा देते हैं, प्रतिकर्ष कर देते हैं, यानी एक दूसरे को दूर हो जाएंगे। ये ऐसा हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, जब समान प्रकृति के होंगे, है ना। यानी अगर प्लस प्लस है
तो प्लस प्लस है तो ये जुड़ेंगे नहीं आपस में, क्या होंगे, दूर हटेंगे। अगर ये क्या होते हैं, असमान प्रकृति के होते हैं, इसका मतलब यह है ये माइनस का हो ये प्लस का हो, तो क्या होगा, फिर ये आपस में क्या हो जाएंगे, आकर्षित करेंगे एक दूसरे को, यानी अट्रैक्ट करेंगे। तो हम बात करते हैं जब आवेश प्रकृति का समान होता है तो हम क्या कहते हैं, इसको प्रतिकर्षी होते हैं, यानी वो रिपल्सिव होते हैं। और जब हम बात करें आवेश प्रकृति का असमान होती है तो वो क्या होती है, वो आकर्षी होती है, यानी एक दूसरे को वो आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। तो ये होता है। अच्छा, इसके बाद में हम चुंबक बल की बात करें तो चुंबकीय बल की अगर हम बात करें, देखिएगा चुंबक में क्या होता है, दोनों ध्रुवों यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मध्य लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। अब ये मान लीजिए, चलिए ये हमने चुंबक बना दिया है ना, ये चुंबक बना दिया है इस तरीके से, ये चुंबक हो गया। अब इसमें मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब इनके बीच में जो चुंबक यानी इनके बीच में जो बल लग रहा है ना, इनके बीच में जो बल लग रहा है तो वो बल क्या कहलाएगा, हमारा चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। अब अगर हमने बीच में से तोड़ दें इस तरह से, है ना, तो अगर तोड़ने के बाद में क्या होगा देखिएगा, तो हम इस तरह से छोड़ दे रहे हैं और दो हिस्से करते हैं इसको, इस तरह से चलो दो हिस्से बना ही दे, तोड़ने की क्या ज़रूरत है, दो चुंबक बना दिए हमने इस तरह से। ये है, ये इसके ध्रुव होंगे नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना, इस तरह से होंगे। तो ये क्या, जब इसमें क्या होता है, अगर ये दोनों एक दूसरे के जो जैसे यहाँ पर कंडीशन थी वैसे यहाँ पर होती है, यानी समान अगर इसके जो है क्या होते हैं प्रकृति होती है तो एक दूसरे को क्या करती हैं, वो एक दूसरे से हटाती हैं, दूर करती हैं। और असमान होने पर क्या होती हैं, वो चिपक जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्थ पोल्स को नॉर्थ से मिलाएंगे तो वो चिपकेंगे नहीं, बल्कि क्या होंगे, दूर हटेंगे। नॉर्थ को साउथ से और साउथ को जो है नॉर्थ से मिला सकते हैं, ऐसा होता है। जैसे इसमें है वैसे इसमें है, यही इसका आवेश का मतलब एक प्रकार से क्या होता है, वैद्युत बल जो है इस प्रकार से होते हैं। ये स्थिर वैद्युत बल और चुंबकीय बल हमने दोनों देख लिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अगला है नाभिकीय बल यानी न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो देखिएगा नाभिक के संयोजन यानी कॉम्पोजिशन और वियोजन, यानी जो नाभिक होते हैं उसके बीच में जो लगने वाला बल है, अब वो बल किस प्रकार से हो सकता है, यानी जोड़ने के बाद इसमें जोड़ने में भी आ सकता है और उसको जो है डिकम्पोज करने में आ सकता है, यानी नष्ट करने, डिफ्यूजन करने, डीके करने में भी यूज़ हो सकता है। तो नाभिकीय बल या तो संयोजन होता है, बांधता है एक दूसरे को, या हटाने का काम करता है। तो ये जो दोनों बल होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, जिम्मेदार बल को ही क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। कहना मतलब यह है नाभिकों में लगने वाला जो बल होता है वही नाभिकीय बल होता है, चाहे वो संयोजन हो रहा हो यानी कॉम्पोजिशन कर रहा हो या फिर वो डिके कर रहा हो, नष्ट कर रहा हो। ये क्रम से प्रबल और दुर्बल होते हैं। अब जो बल जो है हमारा क्या काम कर रहा है, एक दूसरे को बांध के रख रहा है ना, तो वो क्या होगा, प्रबल होगा। और जो एक दूसरे को हटा रहा है वो क्या करेगा, वो क्या होता है, वो दुर्बल होता है ना। तो ये होता है क्रमशः प्रबल बल, स्ट्रॉन्ग फोर्स और दुर्बल बल होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, नाभिकीय प्रबल होता है और हमारा दुर्बल भी होता है। जो वियोजन करता है उसे हम दुर्बल बल कहते हैं, और जो हमारा जो है क्या करता है, संयोजन करता है, उसे हम स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं, प्रबल बल कहते हैं, है ना। तो ये होता है। अच्छा, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे मजबूत बल जो होता है वो प्रबल नाभिकीय बल ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो अगर बात करते हैं फोर्स वाली बात, सबसे ज़्यादा जो मजबूत बल होता है वो कौन सा होता है, प्रबल नाभिकीय बल। अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक बलों की प्रबलता का क्रम देखें पहले, तो कैसे होता है देखिएगा। सबसे कमज़ोर अगर हम इसमें देखेंगे चारों में, कैसे, नाभिकीय संयोजन बल यानी सबसे ज़्यादा क्या हुआ, मजबूत। उसके बाद में विद्युत चुंबकीय बल, इस सेकंड नंबर पर आता है, इसके बाद में मजबूत होता है सेकंड नंबर पर। इसके बाद थर्ड में नंबर पर आता है नाभिकीय वियोजन बल, और जो सबसे कमज़ोर होता है इन चारों में वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये अगर हम चारों में बात करें तो चारों में जो सबसे ज़्यादा मजबूत है वो है नाभिकीय संयोजन बल, और इसमें जो है चारों में सबसे ज़्यादा कमज़ोर जो है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये हमने देखा। अच्छा, आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे हम यहाँ पर बल का आवेग क्या होता है उसके बारे में, है ना। तो ये है, चलिए अभी देखते हैं आगे, इसके बारे में समझे हैं। बल का आवेग क्या होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, बल के आवेग की अगर बात करें, बल एक क्या है, सदिश राशि है, यानी बल का आवेग क्या है, सदिश राशि है, और यह संवेग परिवर्तन के मान के बराबर होता है यदि कोई बल किसी पिंड पर बहुत कम समय तक कार्य करे। यानी अब अगर हमने मान के चलिए ये बैट ले लिया, बैट बॉल, है ना, और ये बॉल ले ली है ना। ये कह रहे हैं कि जब कोई पिंड, यदि कोई पिंड क्या हो रहा है, बल किसी पिंड पर बहुत कम समय के लिए, जब ये बॉल हमने यहाँ पे इसे टच करी और मारी इसको, तो एक बल जो है कार्य करता है यहाँ पर, है ना। तो कार्य करेगा, संपर्क में आएगा तो बहुत कम समय तक कार्य करता है। तो उस बल और समय के गुणनफल, अभी जितना समय तक ये बल रहा उसका मान, और साथ ही साथ जो बल इस पर लगा हुआ है उसका जो है गुणनफल, यानी हम कहते हैं उस बल और समय के गुणनफल को जो है हम क्या कहेंगे, बल का आवेग कहेंगे, है ना। तो ये हो गया। अब बल क्या है, बल का मात्रक क्या हमने बताया था अभी, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। समय का मात्रक सेंटीमीटर होता है ना, समय का सेकंड होता है। तो ये हुआ। तो जब हम इसको जो है आवेग की बात करें, बल के आवेग के, तो बल के आवेग का सूत्र क्या हो गया, यानी क्या मतलब इसका जो मतलब मात्रक हो गया वो क्या हो गया, यानी न्यूटन सेकेंड, न्यूटन
सेकंड। इस तरह से जो है ये बनता है बल का आवेग। बल का आवेग क्या है? बल का आवेग है जो बहुत कम समय तक जो है कोई बल अगर किसी पर कार्य कर रहा है तो उसका जो समय है और उस पर जो बल लगा है उसके गुणनफल को ही हम कहेंगे बल का आवेग कहेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर बैट और बॉल को मारते हुए देखते हुए, है ना। ऐसे ही हम एक उदाहरण और देख सकते हैं जो क्या है, देखिएगा कील ठोकते समय लगाया गया बल। अब कील ठोक रहे हैं, है ना, तो कील जो ठोक रहे हैं इस पर हैमर मारा, हथौड़ा मारा। अब हथौड़ा जब मारा ना बहुत कम समय के लिए इस पर जो है बल प्रभावी हुआ, तो ये जो समय कितना समय और उसका जो कितना बल प्रभावी हुआ उसका गुणनफल ही क्या होता है, वही हमारा हो जाएगा बल का आवेग। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी द्वारा अपने हाथ को पीछे खींचना आवेग के प्रभाव को कम करना होता है या बढ़ाया जाता है ना। जब आपने देखा होगा तो ऐसे ही होता है, जब हम कोई गेंद आ रही है उसको कैच पकड़ना है तो कैच पकड़ेंगे, क्या करेंगे भाई, उसका आवेग अगर कम कर दे तो चोट कम लगेगी ना उसके, है ना। तो क्या करता है वो पीछे को करता है, इसका मतलब समय को बढ़ाता है। वो समय को बढ़ाता है तो इसका मतलब क्या कर रहा है, उसके आवेग को, बल के आवेग को क्या कर रहा है, वो कम कर रहा है। तो कम कैसे किया जाएगा? कम तभी किया जाएगा जब उसका समय बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से होता है। इसका जो मात्रक होता है न्यूटन सेकंड होता है, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका मतलब स्थिति में होता है, हमने देखा था। तो ये हमने देख ही लिया है। आगे हम बात करेंगे बल का संवेग। वो हमने बल का आवेग देखा, बात करेंगे बल का संवेग क्या होता है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। किसी पिंड पर, अगर हम बात करें इस पर, किसी पिंड पर या में बल आरोपित करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, बल का संवेग कहते हैं। किसी पिंड पर या उसमें जो है क्या कर रहे हैं, कोई पिंड है ना, किसी पिंड पर या में बल का आरोपित करने की, कोई बल है उस पर जो है पिंड है, उसमें हम बल जो है लगा रहे हैं, उसकी जो क्षमता है उसको हम क्या कहेंगे, बल का संवेग कर रहे हैं, है ना। बल का संवेग कहते हैं, जो कि क्या होता है, जो कि पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल। अब जो पिंड है ना, ये पिंड, इसमें जितना वेग उत्पन्न हुआ उसका पिंड का द्रव्यमान, उसका जो है वेग जितना उत्पन्न हुआ है वही हमारा गुणनफल कराता है क्या, बल का संवेग। अब हमने जो है वहाँ पर क्या देखा था, बल का आवेग क्या देखा था, बल का आवेग देखा था हमने, बल है ना, जो बल लगा था और गुणा समय, बल गुणा समय। और यहाँ पर क्या होता है, इसका होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो इसका जो है, इसका अगर हम बात करें, इसका जो योगफल होता है गुणा वेग और जो है किसका, वेग का और द्रव्यमान का जो है गुणनफल होता है। वहाँ पर हमने देखा जो था वो था हमारा बल और समय का गुणनफल। तो ये अंतर होता है बल का संवेग और बल के आवेग में। उक्त संवेग निकाय में वेग के कारण ही होता है। जो उक्त संवेग जो है किसके निकाय में, किसके कारण होता है, वेग के कारण होता है। भैया वेग अगर उत्पन्न होगा तभी तो यहाँ पर संवेग बनेगा, है ना। तो ये है, यही बता रहे हैं। संवेग का जो मात्रक बात हुई, तो जैसे हमने देखा किसका मात्रक होता है, ये द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। इसका मतलब क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, मीटर, मास यानी किलोग्राम, और वेग का क्या हो जाता है, हमने देखा था मीटर प्रति सेकंड होता है। तो उसका हम जब गुणा करते हैं तो इस प्रकार से बन जाएगा द्रव्यमान इंटू वेग, यानी एम बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, एम भी कह सकते हैं इसको। तो ये होता है इसका मात्रक की अगर हम बात करें, जिसे जो है न्यूटन सेकंड भी कहा जाता है। इस मात्रक को क्या कहते हैं हम, न्यूटन सेकंड भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। यह एक सदिश राशि है। बल के संवेग को ही रेखीय संवेग कहते हैं। बल के संवेग को क्या कहते हैं हम, बल के संवेग को ही रेखीय संवेग कहते हैं, यानी लाइनियर मोमेंटम कहते हैं। तो ये हमने मोमेंटम का देखा, मोमेंटम ऑफ फोर्स, ये हमने स्थिति देख ली है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे आगे और बढ़ते हैं, क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे, क्या है देखिए। अब हम बात करेंगे संवेग संरक्षण का नियम। हमने आवेग भी देखा, संवेग भी देखा। अब हम बात करेंगे इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब संरक्षण कैसे होगा संवेग का, वो देखते हैं यहाँ पर। देखिए, यदि दो पिंडों के निकाय पर कोई बाहरी बल कार्य न करे तो उसका कुल संवेग क्या रहता है, वो नियत रहता है, संरक्षित रहता है। जैसे भाई कैसा, एक द्रव्यमान है, इसमें जो है कुछ ना कुछ वेग उत्पन्न हुआ, एक इस प्रकार से द्रव्यमान है और इसमें भी कुछ ना कुछ वेग जो है उत्पन्न हुआ, है ना, ऐसे करके मान के चलिए। तो क्या होता है, ये दो पिंड हैं और दो निकाय पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है, तो उसका कुल संवेग क्या आता है, कैसा रहता है, नियत रहता है, संरक्षित रहता है। उदाहरण के लिए, बंदूक से चली जो गोली चलती है ना, चलाने पर पीछे की ओर झटका लगना, जिसका मुख्य कारण बंदूक का क्या होता है, द्रव्यमान जो है गोली के द्रव्यमान से क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो है वो क्या करती है, वो पीछे की ओर हट जाती है। ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है ना। तो ये है। इसके बाद में अगर हम बात करें, देखिएगा यहाँ पर रॉकेट का ऊपर जाना यानी प्रक्षेपण करना, रॉकेट को जो हम ऊपर छोड़ते हैं तो वो भी जो है एक प्रकार से क्या होता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत का ही एक उदाहरण है, उसके रूप में इसको लिया जाता है। तो ये हमने देखा संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिएगा बलाघूर्ण की, और उसके बारे में क्या क्या है देखते हैं। तो देखिएगा बलाघूर्ण की अगर हम बात करें तो बलाघूर्ण क्या है, जब किसी पिंड को उसके स्थिर बिंदु के मतलब अक्षतः यानी इस तरह से घुमाया जाए कि वो अक्षतः पर बल लगाकर उस स्थिर बिंदु या अक्ष के परितः घुमाया जाता है, तो इस प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं त्वरक।
यानी बल आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसका मात्रक जो होता है वह न्यूटन मीटर होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह बल तथा आघूर्ण भुजा का, जो आघूर्ण भुजा होती है ना लंबाई, तो उसका क्या होता है गुणनफल होता है ना। तो ये होता है। अब जैसे मान के चलिए हम एक प्रकार से एक ये मान के चलिए ये क्या है, एक यहाँ पर है ना, एक जो है एक पत्थर नुमा, ये जो भी हम मान लीजिए कील नुमा, जो भी इस प्रकार से एक आधार मतलब आलम्ब बना दिए, और इस पर जो है हमने इस तरह से जो है एक डंडा ले लिया है ना, और जो हम इस तरह से इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो घुमाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, या फिर यहाँ से क्या है, यहाँ से फिर ही घूमेगा। इस पर जो है हम कुछ भी भार लगाकर ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, चारों तरफ भी घुमा सकते हैं। तो इस तरह से जो ये क्या कहलाता है, ये जो है एक प्रकार से जो पूरी प्रक्रिया है इसके अंतर्गत आती है बल आघूर्ण के, है ना। तो हम क्या कहेंगे इसको, बल और बल आघूर्ण की भुजा। अब जो आघूर्ण की भुजा है ना, ये भुजा यानी बल आघूर्ण की भुजा जो है ये डिपेंड करेगी, यानी उसका जो है कितना बल उसमें लगाया जाए, कैसे इसको उठाया जाए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बल और बल आघूर्ण की जो भुजा होती है, लंबाई का जो गुणनफल होता है वही हमारा कहलाता है क्या, बल आघूर्ण। इसमें जो है देखिएगा बल आघूर्ण जो है, यानी हम जो कहते हैं टी जो है बल और लंबवत दूरी जो आर होती है ना हमारी, लंबवत दूरी मतलब यही वाली, इसके जो है गुणनफल के बराबर होती है ना। तो यह है। इसके अगर हम सिद्धांत की बात करें, सिद्धांत में देखेंगे क्या है बल आघूर्ण का सिद्धांत। यदि किसी पिंड की अगर हम बात करें, यदि किसी पिंड पर बहुत से बल आरोपित होकर उसको उस अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखते हैं और वह पिंड स्थिर अवस्था में हो, तो घूर्णक गति के लिए वह पिंड संतुलन की स्थिति में होगा, जिसमें बल आघूर्णों का बीजीय योग कैसा होगा, शून्य होगा, है ना। अब मान के चलिए ये हमने एक क्या ले लिया है, एक जो है आलम्ब ले लिया है, और इसके बाद में हमने क्या करा, ऐसे कोई बस ये डंडा को टिका दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ बल हम इधर से लगाने का प्रयास कर रहे हैं जो इस ओर लग रहा है ना, इस ओर, है ना। इसके बाद में हम देखेंगे कुछ हम जो है ऐसे कर रहे हैं कि जो है ये कुछ इस तरह से कोई व्यक्ति वो है वो इस तरह से बल लगा रहा है और वो बल जो है वो इस ओर लगाने का प्रयास कर रहा है। तो अगर हम मान के चलिए अभी इसी तरह से हम यहाँ पर देखें तो यहाँ हम देखेंगे वो इस ओर लगा रहा है, वो इस ओर लगा रहा है। इस तरह से कहने का मतलब यह है बहुत सारे जब बल कार्य करते हैं तो क्या होता है, जब उसका बीजीय योग जो है शून्य हो जाता है, यानी जितना इधर लग रहा है इतना इधर लग रहा है, इतना उधर लग रहा है इतना उधर लग रहा है, तो जब ऐसा हो जाता है तो बीजीय योग अगर शून्य है तो हम कहेंगे जो है बल आघूर्ण का सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, वो संतुलन अवस्था में होगा पिंड, है ना। तो ये होता है। इसमें वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बराबर आघूर्ण होता है, यानी जितना हम एंटी वामा क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं उसकी दिशा में उतना ही जो अगर हम उसके दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं तो क्या होता है, वो हमारा पिंड जो है वो संतुलन की अवस्था में होगा। इसे ही क्या कहते हैं, बल आघूर्ण का सिद्धांत कहते हैं। और सिद्धांत पर जो है उत्तोलक, घिरनी, पुली, स्क्रूजाक जैसे मशीनें जो है वो कार्य करती हैं इसी बल के सिद्धांत पर, है ना। तो ये है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम यहाँ पर उत्तोलकों की। उत्तोलक क्या होता है उसको देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा उत्तोलक जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार से होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम में अगर हम बात करें देखिएगा उसमें क्या होता है, उसमें देखिएगा बीच में हम यहाँ ध्यान रखते हैं तो देखिएगा ये जो बीच में होता है ना, ये होता है हमारा आलम्ब जो होता है वो बीच में होता है। आलम्ब कैसे कहते हैं, जहाँ पर कोई वस्तु टिकी होती है ना। जैसे मान के चलिए ये हमने कैंची बना दी ऐसे करके, है ना, इस तरह से कैंची बनाई, ऐसा बनाते से बनाते हैं, अच्छा से बनाते हैं, पता चल जाएगा आपको। ये है आपका स्क्रू लगा हुआ है और यहाँ पर जो है हमने इस तरह से पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, ये कैंची सीजर्स बना दी है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं देखिएगा, यहाँ से हम कोई वस्तु काटते हैं यहाँ पर, तो ये होता है हमारा भार, क्या कहलाता है, ये भार। जहाँ पर टिका होता है, ये यहाँ पर टिकी हुई है, इसका मतलब यहाँ पर पेंच जो लगा हुआ होता है उसे कहते हैं आलम। यहाँ पर जहाँ पर टिका हुई हो कोई वस्तु तो वो होगा हमारा आलम। और जहाँ पर हम बल लगाते हैं तो यहाँ से जब बल लगाएंगे, बल यहाँ से लगेगा ना, पकड़ेंगे यहाँ से पकड़ेंगे इसको, तो ये जो होता है आयास होता है ना। तो इस तरह से कार्य करता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर देखिए प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में बात करेंगे। जब प्रथम श्रेणी की बात आती है तो देखिएगा प्रथम श्रेणी में अगर हम पहले लिए कैंची है, और द्वितीय श्रेणी का एग्जाम्पल जो मुख्य एग्जाम्पल होता है वो हमारा होता है सरोता या फिर सन्यासी, ऐसी सन्यासी जो इस तरह से कार्य करती है ना। सरोता आपने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं बना देता हूँ एक प्रकार से, जो हमारा सुपारी काटने के काम आता है वही होता है। इस तरह से हमने इस और यहाँ सुपारी रख दी, है ना। तो देखिए टिका हुआ कहाँ है, यहाँ टिका हुआ है ना, ये है टिका हुआ। मान के चलिए ये सुपारी रखी हुई है, मान के चलिए ये सुपारी है और यहाँ से जो है हम पकड़ करके इसका कार्य करते हैं, है ना, ये ऐसे करते हैं। एक तो अब चिमटा जो है देखिए ये चिमटा है, तो चिमटे को हम कैसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। तो इस तरह से जो है बन जाते हैं। अगर अब देखें हम
तो यहाँ पर देखिए आयास, यहाँ पर देखिए हम यहाँ से पकड़ते हैं इसको, कैंची को इस तरह से। तो ये कैंची प्रथम प्रकार का, द्वितीय प्रकार का कौन सा होता है हमारा, सरोता, और तृतीय प्रकार का हमारा होता है चिमटा। इसको हम देखते हैं। देखिए जहाँ यही कहाँ पर टिका हुआ, बीच में टिका हुआ है, इसका मतलब ये है जो आलम्ब होता है यहाँ पर बीच में होता है। यहाँ पर जो है सुपारी कहाँ रखी हुई है, बीच में रखी हुई है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखेंगे ना, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भार है, तो यहाँ पर भार एक तरफ है और आयास एक तरफ है, आलम्ब बीच में है। वही स्थिति हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, आलम्ब एक तरफ है और जो है आयास एक तरफ है और जो आलम्ब एक तरफ है, और बीच में क्या है, यहाँ पर भार है ना। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आयास बीच में है और यहाँ पर जो है आलम्ब इधर है और भार इधर है, रोटी इधर मान लीजिए ये बन गई। तो हम यहाँ देखते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, आलम्ब बीच में होता है। द्वितीय श्रेणी में देखते हैं तो यहाँ भार जो है वो बीच में होता है। तृतीय में देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो होता है हमारा आयास बीच में होता है। तो हमारा बीच में ध्यान रखना होता है, बीच में क्या होता है ना। तो ये है। अगर हम बात करें, देखिएगा इसके और उदाहरण क्या है, साइकिल का ब्रेक हमारा इसमें आता है प्रथम श्रेणी में। इसके अलावा जो है प्लायर्स जो होती है ना, प्लायर्स वगैरह, प्लास देखा होगा हमने, प्लास जो होता है वो भी इसी तरीके से काम करता है, प्लास भी है ना। यह संन्यासी जो होती है, अलग संन्यासी, काती, इस तरह से बहुत सारे जो औजार होते हैं इस तरह से बने होते हैं, तो वो भी हमारे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। लेकिन एक संन्यासी ऐसी होती है जो हमारी लोहे की जो आपने छेनी जिसे कहते हैं उसको पकड़ने में काम आती है ना, कुछ इस तरह से बनी होती है वो। और यहाँ पर जो है बीच में इसको पकड़ने की, ऐसे पकड़ा जाता है छेनी को। तो ये जो छेनी इस तरह से बनती है ना, तो ये हमारा जो है द्वितीय श्रेणी का वो है, उदाहरण है ना। और एक प्रकार से कुछ इस तरह से बनती है आपकी जो संन्यासी, तो वो संन्यासी जो होती है हमारी वो होती है प्रथम प्रकार का उत्तोलक, है ना, वो प्रथम प्रकार का होती है। तो प्रथम प्रकार में ये होता है हमारा आलम्ब बीच में होता है, द्वितीय में हमारा भार बीच में होता है, तृतीय में हमारा आयास बीच में होता है। अगर हमने यहाँ पर देख लिया, साइकिल का ब्रेक भी जो है किस में आता है, प्रथम श्रेणी में आता है ना। और इसके साथ ही साथ जो है अगर हम बात करें द्वितीय श्रेणी में कौन से आते हैं, देखिए जो दरवाज़ा होता है ना, कब्जा वाला दरवाज़ा, तो वो द्वितीय श्रेणी का उदाहरण है। अगर हम तृतीय में देखेंगे तो चिमटा तो हमने देख ही लिया, चिमटे के साथ ही साथ हल जो होता है, हल जो हमारा होता है ना, हल इस तरह से बना हुआ होता है हल, है ना। तो ये हल भी हमारा किस में आता है, तृतीय श्रेणी में आता है। और मनुष्य का हाथ भी जो है वो तृतीय श्रेणी में आता है। अगर हम बात करें प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक होता है का यांत्रिक लाभ जो होता है वो एक से ज़्यादा हो सकता है, एक से कम हो सकता है, या एक के बराबर हो सकता है। वही अगर हम द्वितीय में बात करें तो हमेशा जो है सदैव एक से ज़्यादा होगा इसका यांत्रिक लाभ। अगर हम बात करें इसके यांत्रिक लाभ तृतीय श्रेणी के, तो इसका जो है यांत्रिक लाभ हमेशा एक से कम होगा। तो ये होता है हमारा उत्तोलक। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं यहाँ पर बाल आघूर्ण से संबंधित मुख्य आयाम। अब देखिएगा हमारा कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण और कोणीय संवेग। अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर टिकी होती हैं, क्वेश्चन बहुत सारे इसमें से यहाँ से बन जाते हैं। कैसे कैसे देखिएगा, बेसिक हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो हम एक उदाहरण वैसे देखेंगे यहाँ पर। देखिएगा ये हमने एक सर्किल बनाया, ये इसका सेंटर है, क्या इसका सेंटर है ये, है ना। अब हमने इसकी त्रिज्या बना दी, है ना। अब हम बात करते हैं, देखिएगा ऐसे करके चलते हैं, तो यहाँ तक मान के चलिए, यहाँ तक चले हम, तो ये क्या हो गया इसका, यहाँ तक ये विस्थापन हुआ, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, ये विस्थापन। तो ये जो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक जो विस्थापन हुआ इसे हम कहेंगे कोणीय विस्थापन है। ये कितना कोणीय विस्थापन है, अगर हम इसको मिला दें तो इसका कुछ ना कुछ कोण बनेगा। तो यही जो है इसका निर्धारित करता है कि कितना कोणीय विस्थापन होगा। तो उक्त वृत्तीय गति में किसी पिंड द्वारा केंद्र पर बना विस्थापित कोण, अब कितना विस्थापित हो गया, ये जो कोण बन गया इसका हम कहेंगे जो विस्थापित कोण है यही होता है, यानी इसके विस्थापन के द्वारा कितना कोण बन गया, तो ये हम कहेंगे इसका विस्थापन कोण है ना। अब बात आती है उक्त कोणीय विस्थापन की दर। अब ये जो है, ये जो विस्थापन हुआ है 1 सेकंड में कितना हुआ है उसकी दर को हम क्या कहेंगे, यानी उक्त कोणीय विस्थापन की दर को हम क्या कहेंगे, कोणीय वेग कहेंगे। यानी किस वेग से जो है इसका विस्थापन हुआ है वो हमारा क्या होता है, तो वो हमारा होता है किस दर से, उसे कहते हैं हम कोणीय वेग, है ना। तो ये कोणीय वेग हो जाएगा, यानी कितना कोण बना दिया है, उसका वेग कितना है वो हम देखते हैं। एक होता है हमारा कोणीय त्वरण। अब कोणीय त्वरण का मतलब क्या होता है, हमारा जब कोणीय मतलब वेग में जब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन दर को ही तो हम कोणीय वेग मतलब त्वरण कहते हैं। तो कोणीय वेग में जब परिवर्तन होगा, तो उसे हम कहेंगे कोणीय त्वरण, है ना। तो कोणीय त्वरण कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं, देखिए कोणीय संवेग क्या होता है, रेखीय संवेग और अक्ष के कोण की लंबवत दूरी को गुणनफल जो है उसे हम कहते हैं कोणीय संवेग। अब कोणीय संवेग जो है यही संरक्षण सिद्धांत का जो है, इसका जो है क्या होता है, संवेग संरक्षण सिद्धांत जो है इस पर आधारित होता है। कैसे, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, यदि घूर्णन करते किसी पिंड पर कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य न करे तो उसका कोणीय संवेग जो है वो नियत रहता है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करेंगे, ये कह रहे हैं यदि घूर्णन करते किसी पिंड पर कोई बाह्य बल, कोई घूर्णन कर रहा है कोई पिंड, जैसे मान के चलिए ये जो है एक पिंड है जो लट्टू की तरह काम कर रहा है, घूम रहा है ना। ये अभी कह रहा है घूर्णन करते किसी पिंड पर कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य न करे तो उसका कोणीय संवेग कैसा रहता है, वो नियत रहता है, यानी वो हमेशा नियत रूप में घूमता रहेगा, है ना, अगर कोई इस पर बाह्य बल कार्य न करे तो। ये बात। इसके बाद क्या होता है, अनेक स्थितियों में घूर्णन पिंड की त्रिज्या एवं उसके कोणीय त्वरण में विपरीत संबंध होता है। यानी जो घूर्णन का पिंड है ना, जो हम मान के चलिए ये पिंड है ना, ये क्या है, एक पिंड है, और इसको जो है हम मान के चलते हैं ऐसे करके, और इसकी एक दूसरा बनाते हैं। ये एक पिंड है, ये घूम रहा है ना, ये क्या कर रहा है, एक प्रकार से घूम रहा है, और इसकी त्रिज्या जो है मान के चलिए वो 5 मीटर है। कितनी मीटर है, 5 मीटर है, और ये घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। तो इसका क्या करें, अनेक स्थितियों में घूर्णन पिंड की त्रिज्या एवं उसके कोणीय त्वरण। अब ये कोणीय त्वरण जैसे हमने देखा था, कोणीय वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे, कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण का मतलब कितनी तेजी से ये घूम रहा है, इसका मतलब सामान्य रूप से ये समझो आप। तो जैसे जैसे हमारी जो है त्रिज्या है, अभी क्या करें, विपरीत संबंध होता है, यानी जैसे जैसे हमारी त्रिज्या बढ़ेगी या घटेगी, अगर बढ़ती है तो कोणीय त्वरण क्या होगा, भाई हमने देखा था वहाँ पर ना, तो कोणीय त्वरण क्या होगा, अगर ये बढ़ रही है तो कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर ये घट रही है तो कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, है ना। तो कहने मतलब है, अगर हमारी त्रिज्या यानी आर जो है वो क्या हो रही है, अगर बढ़ रही है तो क्या होगा, हमारा कोणीय त्वरण क्या होगा, कोणीय त्वरण हमारा जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ना, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, है ना। इसके बीच अगर आर घट रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ऐसे करके। तो ये बताता है अनेक स्थितियों में घूर्णन पिंड की त्रिज्या और उसके कोणीय त्वरण में विपरीत संबंध होता है, यानी त्रिज्या कम होने पर कोणीय वेग या त्वरण, अब वेग कह लो या त्वरण कह लो, वहाँ पर एक स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं, यानी त्वरण बढ़ जाता है और त्रिज्या बढ़ जाने पर जो है कोणीय वेग क्या होता है, वो कम हो जाता है। ये स्थिति बताता है। अब हम इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे क्या क्या है। अब व्यवहारिक बात करते हैं, देखिए व्यवहारिक बात करते हैं, जब गोताखोर द्वारा क्या करता है, जब गोताखोर, जब मान के चलिए ये पानी में एक पानी है ना, और यहाँ से जो है एक व्यक्ति खड़ा हुआ है ऊपर, और वो यहाँ से इसमें कूदना चाहता है ना, क्या करना चाहता है, वो यहाँ पर कूदना चाहता है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर क्या कर रहा है, मान के चलिए यहाँ से हम ऊपर ज़्यादा, हमने ऊपर ज़्यादा ऊपर ले लिया था, इसको देखते हैं। यहाँ एक तालाब बना हुआ है इस तरह से, इसमें जो पानी भरा हुआ है, ऐसा करके मान के चलिए। अभी जो कोई व्यक्ति जो है वो यहाँ एक छोटा सा ऐसा करके पुल टाइप का बना हुआ है, और वो यहाँ खड़ा है ना। अब यहाँ से क्या कर रहा है, वो कूदना चाहता है इसमें को। अब जब क्या करेगा, छलांग मारना चाहता है, तो क्या करेगा वो, इसमें जब कूदना चाहता है तो क्या कर लेगा, अपने शरीर को जो है जितना सिकुड़ेगा, क्या कर रहा है, गोताखोर द्वारा अपने शरीर को सिकुड़ कर अधिक काराबाजी कर सकता है। यानी जितना सिकुड़ेगा, इसका मतलब क्या है, आर कम हो जाएगी इसकी। यानी जब हम कहते हैं ना आर कम हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका त्वरणीय वेग क्या होगा, उसका वेग जो हो जाएगा या त्वरण जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब जो है वो तेज़ी से घूमेगा। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे त्रिज्या कम होगी, यानी कि जब ये घूमे, यानी जब ये सिकुड़ जाएगा तो इसकी त्रिज्या कम हो जाएगी। अब जब इसकी त्रिज्या कम हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें जो कराबाजी ज़्यादा खाएगा, इसका मतलब जो है उसका त्वरण जो है वो तेज़ हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये हुई बात नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात क्या होता है, ये जो भी हमारे व्यक्ति होते हैं घूर्णन बढ़ाने हेतु क्या कहते हैं, शरीर को सुकेड़ते हैं, जो सर्कस में व्यक्ति होते हैं, है ना। जबकि घूर्णन कम करने के लिए क्या करता है, वो फैला देता है। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, कहीं भी घूम रहा है इस तरह से, तो क्या कर रहा है, घूर्णन बढ़ाने के लिए क्या करेगा, शरीर को सुकेड़ते हैं, और घूर्णन कम करने के लिए क्या करते हैं, शरीर को फैला देते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एक कुर्सी पर बैठा व्यक्ति है, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। जैसे मान के चलिए ये कुर्सी है ना, एक घूमने वाली कुर्सी है। कैसी कुर्सी है ये, घूमने वाली, जो घूमती है ना, इस तरह से घूमती है ये कुर्सी, और इस पर जो है एक आदमी बैठा हुआ है इस तरह से, ये बैठा हुआ व्यक्ति है, ये बैठा हुआ है ना। अभी क्या कर रहा है, सामान्य रूप से बैठा था, अब इसने क्या किया, कुर्सी पर बैठा व्यक्ति जो है घूर्णन बढ़ाने हेतु क्या करेगा, हाथ पैर सुकेड़ लगा। अगर वो ऐसा बैठा है, अगर वो घुमाया है, उसको चक्कर लगाया है ना, तो अगर चक्कर लगाया वो रोकना चाहता है तो क्या करेगा, ये हाथों को फैला देगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, उसकी गति कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी त्रिज्या बढ़ गई ना। जब त्रिज्या बढ़ गई इसका मतलब क्या हुआ, इसकी त्रिज्या बढ़ गई तो इसका मतलब क्या होगा, त्वरण उसका जो है यानी वेग जो है उसका कम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वो हाथ पैर जो है सिकुड़ लेता है, हाथ पैर सिकुड़ लेता है तो त्रिज्या कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, त्रिज्या कम हो जाएगी तो उसका वेग क्या हो जाएगा, भाई त्रिज्या कम हो गई तो इसका वेग में मतलब क्या हो जाएगा, इसका वेग क्या है बढ़ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम करते हैं इसको। अगर ये फैलाता है
तो उसका क्या होता है, जब त्रिज्या बढ़ जाती है तो उसका वेग क्या होता है, वो कम हो जाता है। तो इससे जो है एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत संबंध होता है इसमें। यानी त्रिज्या बढ़ने पर हमारा जो है वेग उसका यानी त्वरण जो है वो कम हो जाएगा, और अगर त्रिज्या घट रही है तो उसका वेग जो है वो बढ़ जाएगा। ये होता है। आगे बात करेंगे हम गुरुत्व केंद्र और संतुलन बिंदु क्या होता है। देखिए, यानी गुरुत्व केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम क्या होता है उसको समझते हैं। किसी भी पिंड का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहां पर पिंड का समस्त भार कार्य करता है ना। यानी कोई वस्तु जो है, मान लीजिए चलिए अगर वो संतुलित अवस्था में है तो कहीं ना कहीं तो उसका कहीं ना कहीं तो जो है संपूर्ण भार कार्य कर रहा होगा ना। यानी सारा का सारा जो है बल एक ऐसी पिंड होगा, ऐसी दिशा होगी जो संपूर्ण भार जो है उस पर टिका होगा, है ना। तो ये होता है। जैसे मान लीजिए एक पत्थर है, ये पत्थर रखा हुआ है, इस पर अगर ये रखा हुआ है इस पर ऐसा करके, तो इसका मतलब यह है कि सारा भार जो है वो इस ओर कार्य कर रहा है ना। ये तो ये होता है ना। तो ये होता है कि क्या करें कि किसी भी पिंड का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहां पर जो है पिंड का समस्त भार क्या कर रहा होता है, कार्य कर रहा होता है, चाहे वह पिंड जिस भी स्थिति में रखा हो। गुरुत्व यानी उक्त गुरुत्व केंद्र पर ही पिंड के भार के बराबर ऊपरी मुखी और विपरीत दिशा में बल लगता है। अब क्या कर रहा है, देखिए जितना बल इधर लगा रहे हैं तो उतना ही बल जो है वो ऊपर की ओर लगाने का प्रयास करते हैं, इसलिए जो है ये संतुलित अवस्था में रहता है कोई पिंड, इसीलिए जो है वो संतुलित अवस्था में रहता है ना। ये होता है। पिंड के संतुलन के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं उसको देखते हैं। संबंध पिंड का गुरुत्व केंद्र जो है अधिक से अधिक नीचे की ओर होना चाहिए। यानी जितने जो है नीचे की ओर होगा, यानी कोई भी जो है पिंड जो है जितना नीचे की ओर होगा उतना जो है क्या होगा, वो उतना ही संतुलित अवस्था में रहेगा, है ना। तो ये है। गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली रेखा जो है ऊर्ध्वाधर रेखा उस पिंड के आधार क्षेत्र के अंदर से होकर गुजरनी चाहिए। यानी क्या कह रहे हैं, जो गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली रेखा है ना, जो गुरुत्व केंद्र होगा उससे जो गुजरने वाली रेखा है ऊर्ध्वाधर रेखा, तो वो कैसी होनी चाहिए, इससे जो है इसके आधार क्षेत्र से कैसी होनी चाहिए, गुजरनी चाहिए, तभी वो जो है संतुलित अवस्था में रह पाएगा। जैसे आपने पीसा की मीनार देखी है, वो झुके होने के साथ साथ जो है क्या है, झुकी है फिर भी जो है वो संतुलित अवस्था में खड़ी है। इसका मतलब यह है, अगर इसका संतुलित जो ये मान के चलिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, वो इसके आधार से होकर गुजरता है, इसीलिए जो है वो इस तरह से खड़ी हुई है ना, पीसा की मीनार इटली में। ठीक है, ये है। अच्छा, संतुलन के प्रकार क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं इसको, और ये लास्ट चरण में हम चल रहे हैं इसको। तो संतुलन के प्रकार के जो होते हैं वो 3 प्रकार से होता है, देखिएगा। एक होता है हमारा स्थायी यानी स्टेबल, है ना। स्टेबल में क्या होता है, देखिए ये एक हमारे प्रकार से शंकु बना लिया, शंकु इस तरह से बनाया कि ये जो है आधार है ना, और इसका जो है कोण बिंदु है यानी केंद्र बिंदु, मतलब सूर्य केंद्र बिंदु नहीं, नोकीला बिंदु। तो ये जो आधार होता है ना, और ये नोकीला बिंदु जो होता है, अब हम करेंगे जैसे ये अब मान के चलिए शंकु है ना, कोई मान लीजिए चलिए कोई आपकी कुल्फ़ी बना लीजिए, कोई इस तरह से जो होती है सॉफ्टी वाले, तो आपने देखा होंगे शंकु बने होते हैं ना कोन टाइप के, तो इस तरह से है। अगर हम इसको जो है इस तरह से रखते हैं कि आधार जो है नीचे और कोन जो है ऊपर होती है, तो क्या होगा, इस पिंड की स्थिति को क्या कहेंगे, ये संतुलित अवस्था में है, और थोड़ा विस्थापित करने पर भी जो है छोड़ने पर वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ है, अगर इस स्थिति में रखा और हम इसको जो है थोड़ा सा इधर खिसका लें और इसको फिर छोड़ दें, तो फिर ये इसी स्थिति में आ जाएगा। तो ये हम थोड़ा सा है ना, तो इसे हम कहेंगे स्थायी संतुलन है। अब एक बात होती है ऐसी, दूसरी क्या होती है, जब आपने इस तरह से कुछ देखा होगा, जब हमारा इस तरह से कुछ ये भी एक शंकु है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, उल्टा स्थिति है। उल्टी स्थिति क्या है, इसका जो नोकीला बिंदु है ना वो नीचे है, और जो आधार वाला भाग है, चौड़ा वाला भाग है, वो ऊपर है। अगर हमने क्या करा, इसको क्या करते हैं, थोड़ा इधर खिसकाएं कि थोड़ा इधर खिसकाएं, तो क्या होगा, थोड़ा इसे किसी भी पिंड को थोड़ा विस्थापित करने पर क्या होगा, वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आ पाता है। अगर क्या करते हैं, वापस नहीं आ पाता, जैसे है उसी स्थिति में नहीं आएगा। अगर हमने इधर करा थोड़ा सा, तो ये इधर भी गिर सकता है, इधर भी गिर सकता है ना। तो ये होता है। उदासीन क्या होता है, उदासीन जो है पिंड पूर्व अवस्था में आने का प्रयास ही नहीं करता, बल्कि यह नई अवस्था प्राप्त कर लेता है। इसमें क्या करता है, देखिए यहाँ पर जो है अगर हम इसको बल इधर लगाएं या इधर लगाएं, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा बल, जैसे लट्टू है, ये लट्टू नाचता है ना, तो थोड़ा सा वो टेढ़ा होकर के भी नाच लेता है। उसका मतलब क्या है, वो पूर्व अवस्था में आने की कोशिश करता है, लेकिन अगर वो उसका जो है बल, मतलब चलिए अगर केंद्र की ओर से है उसका ज़्यादा बल हो जाता है, मतलब जो है अगर उसका आधा जो मान के चलिए जो है उसका जो गुरुत्व त्वरण है, अगर वो जो ज़मीन है, धरातल है, उसकी ओर ज़्यादा झुक जाता है तो वो गिर जाता है, अन्यथा वो मतलब क्या कहता है, अस्थायी संतुलन होता है। ये एक ऐसा होता है जो पूर्णतः क्या होता है, इसको अगर थोड़ा सा भी आपने हिला दिया ना, तो क्या करेंगे, हिलाने के बाद में भी जो है ये अपनी स्थिति में परिवर्तन करता ही नहीं है, वो जो है पूरी के पूरी क्या कर लेता है, अवस्था परिवर्तन कर लेता है, और ये जो है क्या रहता है हमारा इस तरह से। तो हमें कहेंगे ये वाली स्थिति क्या है, स्थायी है, और ये अस्थायी है, और ये क्या है, उदासीन है। इसमें वो पूर्ण अपनी पहले वाली अवस्था में आएगा ही नहीं, है ना, जो है जैसा गिर गया बस गिर गया, है ना। तो ये है। तो ये था
तो ये हमने चैप्टर में बात की है। अब यांत्रिकी चैप्टर का जो है हमारा ये ख़त्म हो चुका है और अब हम अगले चैप्टर की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज तक जो हमने जो देखा 3 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? पहला एक हमने बोला सामान्य विज्ञान एक परिचय, दूसरा हमने पढ़ा जो है मापन, और तीसरा हम पढ़ लिया ये वाला यांत्रिकी। तो इस तरह से हमने जो है 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं साइंस की सीरीज़ में। तो अब मैं आशा करता हूँ कि जो है ये आप जो है चैप्टर जो है लगातार देख रहे होंगे। और इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर वीडियो को रोकूँगा और जाने से पहले जो है आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण को जो है सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो है नोटिफिकेशन की जो घंटी होती है उसको भी दबा दें, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।